चलिएगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास में। जैसा कि कल मैंने आपको दो वीडियो दी थी, एक चमोली जिला सीरीज फर्स्ट और हृदय सुमन पे, है ना। हमने देखा था कि किस तरीके से उनने प्रजामंडल की स्थापना की और गणदेश सेवा संघ की स्थापना की और किस तरीके से टिहरी रियासत की लगभग उन्होंने सत्ताएं जो हैं वो हिलाई थी, है ना। साथ ही देखिएगा काफ़ी दिन हो गए हैं और मैंने आपसे सिर्फ मैं पढ़ने की बातें कर रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ आपको टॉपिक पे टॉपिक बता रहा हूँ। लेकिन देखिएगा साथ साथ में आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि पेपर जिनका पुलिस कांस्टेबल है, जिन बच्चों का सितंबर में भी आपकी प्रस्तावित डेट है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें पढ़ने पे और रिवीजन पे, है ना। पढ़े रिवीजन, पढ़े रिवीजन, पढ़े रिवीजन। और देखिएगा जहाँ जहाँ पे हिंदी पे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं है तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा स्पीच में, है ना। जो भी बहुत से सोर्सेज आप कहीं से भी देख सकते हैं, चाहे तो हमारी प्लेलिस्ट देख ले, क्योंकि हमने हिंदी पूरी कंप्लीट कर रखी है। अगर आपको एक साहित्य वाला पार्ट है वो मैं जल्दी करवा दूंगा। और चाहे आपका उत्तराखंड हो, ठीक है, उत्तराखंड भी हमारा हिस्ट्री और जिला सीरीज चल रहा है, बाकी तो लगभग कवर करवा ही रखा है, मैं भी लगभग कवर करवा रखा है। पॉलिटी देख सकते हो, ज्योग्राफी देख सकते हो, इकोनॉमी चल रही है। बाकी मेन जो शासक है वो मैं करवा रहा हूँ आपके एग्जाम के नज़रिए से, कि आपका हिस्ट्री वाला पार्ट में भी आपको ये ना लगे कि यार सर ने दो ही चीज़ करवा रखी है और ये नहीं। साथ साथ में मैं एक इम्पोर्टेंट शासक वो भी लेके चल रहा हूँ, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं मेहनत कर रहे होंगे और जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, है ना, उस तरीके से आप लोग भी अपने लिए एफर्ट करें तो ज़रूरी हो जाता कि आप लोग सिलेक्शन की ओर जो है मूवमेंट करना शुरू कर जाएंगे, है ना। सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। देखिएगा एट द एंड आप मुझे देख रहे हैं ना और कमेंट कर रहे, तो इसका मतलब जैसी बात है कि आप लोग ज़रूर तैयारी की और एक अच्छे मूवमेंट पे अग्रसर हैं और उसको काफ़ी अच्छा करने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट और लगाना है। और इस साल लगभग आपके जितने भी पोस्टें हैं उनका पेपर प्रस्तावित है, तो आप लोग एफर्ट करिएगा। बाद में हम लोग फिर जैसा होता है एक्स्ट्रा एफर्ट वहाँ पे मैं लगाता हूँ, है ना। फिलहाल जो है मैं जो मेन टॉपिक है उन पे मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि जो मेन टॉपिक है एक प्रकार से वो सब मैं करवा देता हूँ आपको, है ना। जो आपको लग रहा है कि यार टफ है और एग्ज़ाम में आने वाला है, तो देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप लोगों का भी योगदान यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ। मैं तो देता ही देता हूँ, आपको बताएं योगदान, है ना। तो कई बार देखिएगा काम भी पड़ जाते हैं और मेंस भी है, तो इसकी वजह से मैं क्या कहते हैं थोड़ा अपना भी तैयारी कर लेता हूँ और सुबह ऑफलाइन बैच भी पढ़ाता हूँ, तो काफ़ी जो है हेक्टिक शेड्यूल रह जाता है। और फिर आपको पता है कि कभी कभार कंटिन्यूटी आप जब 2015 से लगे हो और 2022 आ गया है, 2018 में आपकी जॉब लगी हो और 2018 के 2017 से मैं लगातार पढ़ाई रहा हूँ, 5 साल हो गए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन चाहे जिस भी माध्यम से, और बच्चों को अपनी सेवाएं दे ही रहा हूँ। और जो बच्चा मुझसे जुड़ा है ऐसा नहीं है, वो सफल भी रहा है, सफल भी हुआ है, उसमें कोई ये दो राय नहीं कि बच्चा सफल हुआ है। मकसद ये मत समझना कि यूट्यूब में और ऑफलाइन में एक ही बात है। लगभग यूट्यूब वाले जो हैं वो पहले से मेरे काफ़ी जुड़े हैं, तो हमने काफ़ी एक अच्छा खासा सिलेबस कवर कर लिया है और हिंदी तो लगभग हमने मास्टरमाइंड कर ही ली है, कुछ बहुत टॉपिक रह गए हैं। उत्तराखंड में भी लगभग हम लोगों ने पकड़ ही लिया है चीज़ें। आप लोग जिला सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो मैं जिला सीरीज आपका जल्द ही कवर करवा दूंगा, उस पर ही हमारा काम चल रहा है। आपके पेपर से पहले आपकी जिला सीरीज हो जाएगी, है ना। उम्मीद है कि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे और लास्ट में जो जिला सीरीज हो जाएगी उसके बाद 3-4 वीडियो जिला सीरीज के जो कुछ पार्ट रहेंगे उन पर मैं काम करूँगा, है ना। जो चीज़ें रह गई होंगी अदर किताबों में यहाँ वहाँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे डी शर्मा के कुछ मंदिर में लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, कुछ प्लेसेस लिख रहा हूँ, तो वो चीज़ें पहले मैंने जिला पढ़ा लिया है, तो एक कंबाइंड उसका हम बनाएंगे डी शर्मा में जिलों से संबंधित कि ये चीज़ें डी शर्मा में दी गई है, तो वो मैं अलग से आपको करवाने वाला हूँ। तो देखिएगा मेहनत तो करनी है ना। आप लोग सुने ज़रूर, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप लोग समझते नहीं, पता नहीं क्या ये आप लोगों की परेशानी है, पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। आप डिपेंड ना रहे, देखिएगा आप प्रैक्टिस पेपर ले लीजिएगा, कहीं से प्रैक्टिस करिएगा, ऑप्शनल कीजिएगा, जो भी करना है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे क्या होगा, इन दिनों में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा गलती निकलेगी तो आप लोग उस पर काम करेंगे, है ना। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी गलती जो है सामने निकलेंगी। और ग्रुप सी का जो खेल है वो पूरा प्रैक्टिस पे है, आप समझिएगा इस चीज़ को, है ना। ग्रुप सी का जो पूरा खेल है वो पूरा प्रैक्टिस पे है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके जो है प्रॉब्लम सामने निकल के आएंगी और मे भी उन सारी प्रॉब्लमों को समय के साथ धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे तो मे भी एक दिन आपका लिस्ट में ज़रूर नाम आ जाएगा कि आपकी सरकारी जॉब लग गई है।
और आप कहीं ना कहीं विभाग में तैनात जरूर मिलेंगे। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किताबों पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बीच में जो आपके वीकनेस पॉइंट हैं उनको सामने निकालना और उन पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना। समझ में आना, अपने देखिएगा कंफर्टेबल जोन पे ही आप लोग आकर्षित ना रहें। जैसे आपको पॉलिटी अच्छी आ रही हो, आप बार बार पढ़ रहे हो, किसी को हिस्ट्री अच्छी आ रही है, उसने याद कर लिया, वो बार बार और डीप घुसने की कोशिश कर रहा है। किसी ने इकोनॉमी अच्छी पढ़ ली हो, वो रमेश सिंह की ओर घुस रहा है, किसी का कुछ और किसी का और। एक मतलब फिक्स माध्यम पड़े कि आपको कितना पढ़ना है, कितना निकालना है, UKSSC किस हद तक उन सब्जेक्टों में घुसता है और किस तरीके से वहाँ से वो क्वेश्चन जो है आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है उन चीज़ों को देखें। और देखिएगा, आप लोग समझदार हैं, बार बार समझाने की ज़रूरत है नहीं। मुझे पता है कि आप लोग जो हैं सीरियस हैं। जो सीरियस बंदा है वो ही क्या कहते हैं आगे निकलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा सीरियस रहेगा उसके ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को लेके जो है बिल्कुल फोकस्ड हैं और वो ये है कि वो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। बाकी पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, ये तो मैं 1 साल से आपको बताते आ रहा हूँ, इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट शासक है कृष्ण देव राय प्रथम, है ना। कृष्ण देव राय प्रथम ये शासक है। हम लोग जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेते हैं और आज की क्लास इसी पे रहेगी, ठीक है। ये जो होता है संगम वंश में तीसरा वंश होता है तुलुप वंश। क्या होता है? तुलुप वंश। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1509 से 1529 के बीच में होता है, ठीक है। तुलुप वंश का सबसे महान शासक होता है पूरे विजयनगर साम्राज्य का। देखिएगा बच्चों, आपने देखा होगा 1526 में दिल्ली सल्तनत का द एंड हो जाता है और लगभग 1526 में ही मुगल साम्राज्य का उदय हो जाता है। तो ये विजयनगर साम्राज्य का एक ऐसा शासक होता है जो दिल्ली सल्तनत का अंत देखता है और मुगल डायनेस्टी का उदय देखता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा। विजयनगर का वो कौन सा शासक है जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत देखा और मुगल साम्राज्य का जो है क्या देखा, उदय देखा, तो वो आपका कृष्णदेव राय प्रथम होगा, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, जब इसकी बात करते हैं तो ये बंदा जब गद्दी पे बैठा तो काफी जो है क्रिटिकल यानी कि कठिन इसके पास परिस्थितियां थी, क्योंकि इसके टाइम पे देखिएगा जब ये 509 में आया था, अगर इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो आपको दिख रहा है तो 1492 में पहली बार वास्को डी गामा भारत आया था, है ना। उसके बाद दोबारा 1498 में आया था और यही कालीकट का जो केरल में पड़ता है एक बंदरगाह, यहीं पे कालीकट के जमोरिन शासक ने इसका स्वागत किया था, किसका? वास्को डी गामा का। जब 1498 में आया था तो उसके दोबारा 1502-1500 के आसपास में पुर्तगाली जो है यहाँ पे अपने गवर्नर रखने शुरू कर देते हैं और इनका पहला गवर्नर कौन होता है? अल्मीडा। कौन होता है? अल्मीडा, है ना। तो अल्मीडा के जो रिलेशन होते हैं वो कृष्णदेव राय से भी होते हैं, याद रखिएगा। पुर्तगालियों से भी इसके रिलेशन बैठ जाते हैं, किसके? कृष्णदेव राय के, ठीक है। जब ये गद्दी पे बैठता है तो पहली आंध्र पितामह, इसकी उपाधि जो थी आंध्र पितामह, ठीक है। आंध्र पितामह इसे बोला जाता है, किसे? कृष्णदेव राय प्रथम को। बच्चों जैसे ही ये गद्दी में बैठा तो आगे हम लोग देखते हैं अब इसकी जो कार्यशैली है, किस तरीके से ये अपनी कार्यशैली करता है। तो इसकी गद्दी पे बैठते काफी समस्याएं थी और इसके टाइम पे मुगल बादशाह बाबर ने एक बुक लिखी हुई थी जिसका नाम था बाबरनामा। क्या था? बाबरनामा। तो बाबर ने जो बाबरनामा लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी है, याद रखिएगा। बाबरनामा मूल रूप से बाबर द्वारा किस में लिखी गई है? तुर्की में लिखी गई है। बाद में अब्दुल रहीम खानकाना ने इसको फारसी में कन्वर्ट किया था, किसमें? फारसी में कन्वर्ट किया था। समझ में आया ना? अब्दुल रहीम खानकाना ने बाद में क्या किया था? फारसी में कन्वर्ट किया था। यही बाबरनामा जो होता है, इसमें ये जो बंदा होता है बाबर, ये 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख करता है, एक मेवाड़ और एक विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। जो हिंदू राज्यों का उल्लेख करता है बाबरनामा में और 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख करता है। तो टोटल 7 राज्यों में का उल्लेख करता है और तत्कालीन टाइम पे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक ये कृष्णदेव राय को बताता है, किसको? कृष्ण देव राय को बताता है ना। तत्कालीन टाइम पे सबसे जो मजबूत शासक बताता है वो कृष्णदेव राय को बताता है कि ये भारत का तत्कालीन टाइम पे सबसे ताकतवर शासक था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस शासक का बाबरनामा में जिक्र है? तो कृष्णदेव राय का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी था और बना भी था। बाद में बाबरनामा, बाद में आपने देखा होगा बाबर को पहले आगरा में दफन किया गया था, बाद में इसकी इच्छा अनुसार इसको काबुल ले जाया गया था, अफगानिस्तान में, ठीक है।
अफगानिस्तान काबुल ले जाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले इसको आगरा में ही दफनाया गया था। अब देखिएगा जैसे ही ये गद्दी पे बैठा, तो गद्दी पे बैठते ही 1510 में इसने और पुर्तगाली ने मिलकर, पुर्तगालियों ने प्लस कृष्णदेवराय ने मिलकर क्या किया, देखिएगा, मिलकर दोनों ने गोवा पर हमला किया। और तत्कालीन में जो गोवा था वो बीजापुर के शासक के अधीन होता था। बीजापुर का जो शासक था, ठीक है, इस टाइम पे था यूसुफ आदिल शाह। कौन था? यूसुफ आदिल शाह, याद रखिएगा, यूसुफ आदिल शाह तत्कालीन टाइम पे जो था बीजापुर का शासक था और बीजापुर के अंतर्गत ही गोवा आता था। तो पुर्तगाली प्लस देवराय, कृष्णदेवराय ने मिलकर बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह पे अटैक किया और इससे जो है गोवा को छीन लिया था, ठीक है। और तब से लेके 1510 से लेके जब तक भारत में सबसे ज्यादा देर तक शासन करने वाली शक्ति भी पुर्तगाली थी। समझ में आया? कौन थी? पुर्तगाली थी। 1961 के आसपास में गोवा छोड़ के जाते हैं और आपने देखा होगा भारत में सबसे अंत में जाने वाले जो विदेशी यात्री होते हैं वो पुर्तगाली होते हैं और सबसे पहले आने वाले भी यही होते हैं। लगभग 400 साल तक गोवा में कब्जा जमाए रहते हैं। आज गोवा देखोगे तो ये इन्हीं के वेस्टर्न कल्चर पे ही डिपेंड है पूरी गोवा, ठीक है। वहां पे पूरा ही वेस्टर्न कल्चर फॉलो किया जाता है, आपने देखा होगा, उसका रीजन है। अब देखिएगा जैसे ही यूसुफ आदिल शाह हारता है तो इसके बाद बीदर का शासक होता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ये मुगल गद्दी वाला रंगीला नहीं है, ये बीदर का शासक होता है मोहम्मद शाह। यूसुफ आदिल शाह हार जाता है और बीदर का शासक मोहम्मद शाह जो होता है वो कृष्णदेवराय पे अटैक करने की सोचता है और रायचूर दोआब जो होता है उसको लेके इनका युद्ध होता है। रायचूर दोआब है ना, रायचूर दोआब को लेके इनका युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है, जो यूसुफ आदिल शाह होता है गोवा में हार जाता है पुर्तगाली और कृष्णदेवराय के गुट से। तो बाद में बिना किसी मदद के बीदर के शासक को मदद देता है मोहम्मद शाह को और दोनों मिलके कृष्णदेवराय पे अटैक करते हैं। तो कृष्णदेवराय की जो सेना होती है वो रायचूर दोआब पे, ठीक है, जो तुंगभद्रा नदी के आसपास में होता है, यहाँ पे इनको पराजित कर देती है। और पराजित करने के साथ साथ जो कृष्णदेवराय होता है रायचूर दोआब पे तो कब्जा कर ही लेता है, साथ में गुलबर्गा, एक गुलमर्गा होगी गुलबर्गा कर्नाटक में पड़ती है और गुलबर्ग जो है वो कश्मीर में पड़ती है। ये गुलबर्मा है, बरगा है, याद रखिएगा, ठीक है। इन दोनों पे कब्जा करता है कौन? कृष्णदेवराय। अब इसकी पटरी जो है आगे की ओर चलती है, समझ में आना। इस तरीके से ये जो है पुर्तगालियों से भी अच्छे रिलेशन इसके बन जाते हैं और जो है अगले जो शासक होते हैं बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, उनसे दुश्मनाई हो जाती है इसकी। आगे चल के ये जो बंदा होता है कृष्णदेवराय, ये तेलुगु साहित्य, याद रखिएगा, तेलुगु साहित्य का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करता है अपने शासनकाल में। प्रचार प्रसार करता है तेलुगु साहित्य का। अगर तेलुगु साहित्य सबसे ज्यादा पनपा किसी के शासनकाल में तो वो कौन था? कृष्णदेवराय ही था, जिसके शासनकाल में जो है क्या पनपा था बताइएगा? तेलुगु साहित्य पनपा था, ठीक है। इसने क्या किया? तेलुगु साहित्य के 8 अष्ट विद्वानों को अपने दरबार में शरण दी थी और इनको, इस अष्ट विद्वानों का काम था कि तेलुगु का जो साहित्य है, तेलुगु का प्रचार प्रसार करना बहुत बड़े लेवल पे। इसीलिए कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु का क्लासिक युग या तेलुगु का स्वर्णकाल बोला जाता है। तेलुगु का स्वर्णकाल या तेलुगु भाषा का क्या बोला जाता है इसे? क्लासिक युग। उसका रीजन था क्योंकि इसने अष्ट प्रधानों के माध्यम से बहुत बड़े लेवल पे तेलुगु साहित्य का प्रचार प्रसार किया और उसको आगे बढ़ाया, है ना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इस व्यक्ति ने जो है हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर, इनका निर्माण करवाया। क्वेश्चन आता है हजारा मंदिर का निर्माण किसने किया? इसके बाद इसने अपनी मां के नाम पर नागला देवी शहर की स्थापना की थी, ठीक है। अपनी मां के नाम पे नागला देवी शहर की स्थापना की थी। अमुक्ता माल्यम जो होती है, अमुक्ता माल्यम
ये संस्कृत में लिखी जाती है। देखिएगा, तेलुगु साहित्य को प्रमोट कर रहा है लेकिन लिखता संस्कृत में है, अमुक्तमाल्यम को। तो क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यम को किस भाषा में लिखा था, तो संस्कृत। और ये इसके द्वारा लिखित जो है ग्रंथ है, किसके द्वारा, आपका कृष्णदेव राय के द्वारा। समझ में आया ना। तो ये जो बंदा होता है, ये तेलुगु साहित्य के प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा जो होता है क्या करता है, मतलब कह सकते हो कि सबसे ज्यादा प्रमोट करता है तेलुगु साहित्य को, है ना। तो इस प्रकार से इसका शासनकाल जो होता है भारत में सबसे महान मतलब विजयनगर साम्राज्य में सबसे महान में से एक बोला जाता है इसके शासनकाल को। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो इसके बाद जो होता है अच्युत देव राय अगला शासक बनता है। ठीक है, अच्युत देव राय अगला शासक बनता है। जब ये शासक बनता है बच्चों, अच्युत देव राय, तो इसके टाइम पे एक व्यक्ति होता है सदाशिव। ठीक है, कौन होता है, सदाशिव। तो सदाशिव भी अच्युत देव राय की तरह गद्दी पे जो है अपना दावा ठोकता है और बार बार दावा ठोकता है। तो अच्युत देव राय विजयनगर साम्राज्य का एकमात्र ऐसा शासक होता है जो सदाशिव से बचने के लिए दो बार राज्याभिषेक करवाता है, राज्याभिषेक करवाता है। इससे पहले आगे चलोगे हिस्ट्री में तो औरंगजेब भी 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो ये बंदा भी अच्युत देव राय भी जो है 2 बार अपना राज्याभिषेक करता है, फिर भी सदाशिव हार नहीं मानता है और अंत में इसे मजबूर होके सदाशिव को भी अपनी सत्ता में जो है बराबर का भागीदार बनाना पड़ा। लेकिन ऑफिशियल तरीके से यही है शासक, लेकिन अगर देखा जाए तो परमानेंट मतलब अंदर की बात है, तो इसको भी इसने जो है हिस्सा दे दिया। अच्युत देव राय के टाइम पे एक शासक आया था नूनीज, समझ में आया ना। नूनीज पुर्तगाली जो था, घोड़ों का व्यापारी था, ये इसके शासनकाल में आया था। ठीक है, और ये जो है नूनीज संगम वंश से लेके मतलब विजयनगर साम्राज्य के जो भी शासक होते हैं उनका उल्लेख करता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के जो भी शासक रहते हैं उनका क्या करता है, उल्लेख करता है। कौन, नूनीज। तो क्वेश्चन आता है नूनीज किसके टाइम पे आया था, तो अच्युत देव राय। एक और होता है डोमेंगो पायस। डोमेंगो पायस जो होता है ये भी पुर्तगाली होता है और ये कृष्णदेव राय के दरबार में विजयनगर आता है। लिख लीजिएगा, कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिंगो पायस जो होता है वो कहां आता है, विजयनगर साम्राज्य आता है। नूनीज जो है वो अच्युत देव राय के समय पर आता है। और मौका पाके जो होता है सदाशिव जो होता है, इसके टाइम पे याद रखिएगा, इसके टाइम पे तूतीकोरिन जो होता है ये मोती उत्पादक क्षेत्र होता है, मोती उत्पादक क्षेत्र होता है। तो अच्युत देव राय के टाइम पे तूतीकोरिन जो मोती उत्पादक क्षेत्र होता है, तो इसको जो होता है कौन हड़प लेते हैं बताइएगा, पुर्तगाली हड़प लेते हैं इसको। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद देखिएगा सदाशिव अगला शासक बनता है और इसके शासनकाल में राजा यही होता है। इसके शासनकाल में जो मेन सत्ता होती है वो राम राय के हाथों में होती है। किसके, राम राय के हाथों में होती है। अब जब ये शासक बनते हैं तो इनके टाइम पे जो बहमनी साम्राज्य होता है, याद रखिएगा, जो कौन सा होता है, बहमनी साम्राज्य होता है, वो 5 हिस्सों में बढ़ गया होता है। बहमनी साम्राज्य तब तक 5 हिस्सों में बढ़ गया होता है। पहला बरार, दूसरा बीदर, तीसरा गोलकुंडा, चौथा अहमदनगर और 5वां बीजापुर। ये 5 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर। इसमें से क्या होता है बच्चों, बरार और गोलकुंडा की लड़ाई होती है इन दोनों में से। बरार और गोलकुंडा की लड़ाई होने की वजह से बरार जो होता है इस गुट में शामिल नहीं होता है। तो इस गुट में ये 4 शामिल होते हैं, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर। ये चारों एक गुट बना के क्या करते हैं, जो सदाशिव राय का जब शासन बनता है तो 23 जनवरी 1565 को इस पे अटैक कर देते हैं, जिसको बोलते हैं राक्षस तंगड़ी का युद्ध। राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटी का युद्ध इसे बोला जाता है। कृष्णा नदी के तट पे था। ठीक है, तालीकोटा एक जगह थी जो कृष्णा नदी के तट पर थी, याद रखिएगा। कृष्णा नदी के किस पे थी, तट पे थी। तो इस प्रकार से बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर जो होते हैं ये 4 मतलब बहमनी साम्राज्य से ही उठे रहते एक संगठन बना के क्या करते हैं,
विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश पे, जो तुलुप वंश का अंतिम शासक होता है, सदाशिव पे अटैक कर देते हैं। और ये जो संगठन होता है, इसकी जो लीडरशिप करता है, नेतृत्व करता है, वो बीजापुर का शासक अली आदिल शाह करता है, याद रखिएगा, अली आदिल शाह। एक इससे पहले मैं यूसुफ आदिल शाह आपको बताया है, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह जो होता है, याद रखिएगा, यूसुफ आदिल शाह इसका पिता होता है। यूसुफ आदिल शाह को 1510 में पुर्तगाली हराते हैं और बीजापुर से गोवा छीन लेते हैं। उसके बाद जो यूसुफ आदिल शाह होता है, उसकी मृत्यु जब बीदर का शासक मोहम्मद शाह जब कृष्णदेव राय के टाइम पे अटैक करता है, तो उस जब मैंने बताया कि रायचूर दोआब पे उसकी सेना ने हरा दिए थे, तो वहीं पे यूसुफ आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है। तो अपने पिता का बदला लेने के लिए अली आदिल शाह बड़ा आतुर रहता है। तो ये इसके मतलब प्रमोट करने पे ये सब एकजुट होते हैं। तो फिर ये एकजुट होते हैं तो ये करते हैं कि अगर हमने सदाशिव राव जो विजयनगर साम्राज्य तुलुप वंश का शासक है, अगर इसको हरा दिया तो हम सब आपस में विजयनगर साम्राज्य का जो भी साम्राज्य है और जो भी वहां पे टैक्स के जो मेन रायचूर दोआब है, उनको आपस में बांट लेंगे, आप टेंशन न लो। पहली प्रायिकता क्या है, इनको हराना। तो ये त्रिगुट चरगुट बनाते हैं और अली आदिल शाह के नेतृत्व में सीधे 23 जनवरी 1565 को क्या करते हैं, सदाशिव राव भाव जो शासक होता है, तो विजयनगर साम्राज्य में अटैक करते हैं, जिसको राक्षस तंगड़ी या तालीकोटी का युद्ध बोलते हैं। कृष्णा नदी के तट पे होता है, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है, विजयनगर की ओर से राम राय नेतृत्व करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शासक तो सदाशिव है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का जो तालीकोटी का या राक्षस तंगड़ी का युद्ध होता है, इसका नेतृत्व कौन करता है, राम राय। तो इस नेतृत्व में, इस 4 सेना के नेतृत्व में जो होता है, राम राय को मार दिया जाता है, सदाशिव को भी, और अंत तरीके से क्या किया जाता है, विजयनगर साम्राज्य का द एंड किया जाता है। समझ में आया ना। और आपने सुना होगा आज विजयनगर साम्राज्य के जो ध्वंसावशेष है, यहाँ पे एक शहर है हम्पी, यहाँ पे मिलता है। जो हम्पी शहर है वो कर्नाटक में है और ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत जो शहर है उनकी सूची में रखा गया है। आया समझ में। इससे क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं कृष्णदेव राय से, तो इसलिए भी ये इंपोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा ये इंपोर्टेंट शासक है। और साथ ही देखिएगा, पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने बार बार आपसे कह रखा है, पढ़ते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। मैं कंटिन्यूटी आप लोगों की बनाते ही रहूंगा जैसे जैसे बीच में, और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिनसे पंप आप लोग होंगे वो करते रहेंगे। बाकी कोर्स तो चलता रहेगा, ये भी कर लो, है ना, साथ साथ में। क्योंकि लगभग हम लोग जो है, मैं तो नोट डाउन करते रह रहा हूँ कि यूट्यूब वालों को मैं क्या क्या कराते रह रहा हूँ, तो वो अलग से नोट करवा रखा है, तो वो मैं लिखते जा रहा हूँ। जैसे जैसे आपकी ऐसा ही पटवारी होगी तो मेरी कोशिश है कि आपके सारे जीएस के टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं धीरे धीरे कवर करवाता रहूं। उसका जो है आपका एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो भी कवर हो जाए, है ना। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा और अपना मनोबल जो है बिल्कुल गिरने ना दे, है ना। प्रैक्टिस करते रहें। और सबसे जरूरी चीज है कि आप लोग, अब देखिएगा मैं बिल्कुल फास्ट वे में पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अब हमारा जो कोर्स रहेगा फास्ट वे में चलेगा, है ना। पहले मैं तो जो था, मुझे समझ में आ गया कि आप लोग काफी लंबे समय से जुड़े हो, वही लोग जुड़े हैं जो पहले से जुड़े हैं, क्योंकि उतने व्यू आते हैं। तो इसलिए भी मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों की समझ विकसित हो चुकी है, तो अब आपको फटाफट जो है एक बार समझाना है, समरी बतानी है और थोड़ा उसके बारे में हिंट करना है। अगर आप लोगों को मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा था उससे संबंधित कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, आप लोग बिल्कुल व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, और जब भी मैं अपना थंबनेल बनाता हूँ तो उस पर लिखता ही हूँ अपना नंबर, है ना। बिल्कुल बेहिचक फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो ये लेक्चर है इसके नीचे कमेंट में मेंशन भी कर सकते हैं, है ना। तो मतलब टोटली ओवरऑल आपके पास बहुत ज्यादा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ऑप्शन है, समझ में आया ना। तो जरूर अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो बिल्कुल पूछेगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बेहिचक रहेगा, है ना। बाकी वीडियो आती रहेंगी, आप टेंशन न ले, अपनी कंटिन्यूटी जारी रखें। और मैंने बार बार इस बीच में कह रखा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आपके बहुत जल्दी पेपर है, जो भी किताबें आपके पास है, जितना आपने पढ़ लिया है, आप उसका रिवीजन करना शुरू कर दो हर लेसन से। परीक्षा वाली तो कवर टू कवर पेज कवर कर ले, चाहे नहीं भी आए तो बेस बनाने के लिए उत्तराखंड का सबसे बेस्ट कंटेंट है वो, समझ में आया ना। उसके बाद फिर आप लोग थोड़ा जो राजेंद्र बलौदी इन पे जा सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ अभी परीक्षा वाली, ठीक है। हिंदी लूसेंट भी कर सकते हैं, और क्योंकि हिंदी तो समझ पे विकसित है, आपको पता है ना। थोड़ा स्टैंडर्ड बुके का भी अध्ययन कर सकते हैं जिसपे आपको दिक्कत होती है। बाकी देखिएगा
जो 23 राइटर आयोग ने UKSSC की वेबसाइट पे दे रखे हैं उस पे भी सबसे ज्यादा फोकस करना है। जो उत्तराखंड के राइटर है उस पे दिए हुए हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा उस पे फोकस करना है। थोड़ा उत्तराखंड की करंट अफेयर पे फोकस करिएगा जो 2018-19 के टाइम पे हुई थी, और साथ ही थोड़ा उत्तराखंड के जो भी इंस्टीट्यूट जो भी चीजें हैं उसके लिए थोड़ा विकिपीडिया भी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा बहुत सी चीजें रॉन्ग आ जाती हैं, है ना। तो उसके लिए आप लोग जो है विकिपीडिया और अन्य का भी मैचिंग करते रहिएगा, जिससे आपका आंसर एक अच्छा लेवल पे आ जाए, है ना। बाकी देखिएगा आपका सिलेक्शन जो है हो तो जाएगा, मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली होगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। बस कंटिन्यूटी और लगातार चलना बहुत जरूरी है। जब आप लगातार चलोगे तो तभी अपने जो है मंजिल पे बहुत जल्दी पहुंचोगे। अब आप खुद सोचो ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सपोज करो यहाँ पे धारचूला पिथौरागढ़ में पड़ता है, धारचूला एक तहसील है पिथौरागढ़ में, नहीं सॉरी मुंशियारी। तो मैं मुंशियारी गया, मुंशियारी खलिया टॉप गया, बहुत फेमस वहां पे बुग्याल है और उसके ऊपर 0 पॉइंट जो है पहाड़ी है, वहां गया, हाइट में है, 6-7 किलोमीटर हाइट में है, नीचे बेस कैंप से ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अब मैं अगर बैठते बैठते जाऊंगा, बिल्कुल रेस्ट करते करते जाऊंगा, सुबह भी जाऊंगा तो हो सकता है शाम को भी ना पहुंचूं। क्यों? क्योंकि मैं बैठते उठते जा रहा हूं, कंटिन्यूटी है ही नहीं। समझ में आया ना। अगर मैं लगातार चलूंगा और लगातार जाऊंगा तो मैं भी 10 बजे जाऊंगा तो 1 बजे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, कंटिन्यूटी मेरे साथ है। तो यही पढ़ने में है, आप अगर कंटिन्यूटी चलोगे ना तो जल्दी टारगेट आपका पूरा हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ में आया ना। तो इस साल तो आपको कंटिन्यूटी चलना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, इधर उधर बिल्कुल अपना ध्यान नहीं भटकाना है, ठीक है। चलते रहिएगा और आगे जो है अपना काम करते रहिएगा, है ना। तो इसी के साथ आज जो वीडियो है जल्दी मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ चलिएगा, सभी लोगों को